नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लवशना टूल्स चैनल के PT7 में। देखते हैं आज हमारे पास ऐसे कौन से 7 MCQ हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का कोई भी शहर UCCN के साहित्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, हाल में हैदराबाद और जयपुर को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। तो आपको पूछा है सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। तो अपना आंसर चुनिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल एक। ठीक है दोस्तों, ए वाला सही है, बी वाला गलत है। भारत का कोई भी शहर UCCN के साहित्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये बात तो सही सर दोस्तों कि साहित्य क्षेत्र में कोई भी शहर अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट करा कि हाल में हैदराबाद और जयपुर को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना, ये गलत है। हैदराबाद को तो चुना गया हाल ही में, पर जयपुर को हाल में नहीं चुना गया दोस्तों। देखते हैं इसका थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है। थोड़ा इसको समझिए कि देखो 2004 से इसको स्थापित किया गया था 2004 में। अब तक जो है कि मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड करूँ आज के डेट से 2246 सिटी जो कि इसी नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। इनका मिशन यही है कि जो शहर हैं उनको क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव इकॉनमी की ओर ले जाना तथा सिटी को सेफ, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनके जो 7 कैटेगरी है, कौन कौन से क्षेत्र में ये जो कि शहरों को चुनते हैं। पहला आपका है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, सेकेंड है डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, मीडिया आर्ट, लिटरेचर। गैस्ट्रोनॉमी दोस्तों फूड आर्ट से संबंधित है। तो ये जो है कि आपका जो SDG 11 है, सस्टेनेबल सिटी, उस गोल को भी पूरा करते हैं। आइए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत हुआ। 2019 में जो कि आपको हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया था और मुंबई को सिलेक्ट किया गया था। जयपुर को तो दोस्तों देखो 2015 में ही सिलेक्ट कर लिया गया था। तो इसको हाल में नहीं सिलेक्ट किया गया है। हैदराबाद और मुंबई को 2019 में सिलेक्ट किया गया एज ए क्रिएटिव सिटी। तो मुंबई को जो है कि ये फिल्म कैटेगरी के में चुना गया है, जबकि हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड आर्ट, ठीक है, वहाँ का फूड कल्चर के हिसाब से उसको चुना गया। अब बाकी जो 3 देश है उनको देख लेते हैं। जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के क्षेत्र में चुना गया है। वाराणसी एक है आपका जिसको म्यूजिक के क्षेत्र में चुना गया, इसको भी 2015 में चुना गया था। चेन्नई को 2017 में म्यूजिक के क्षेत्र में चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, म्यूजिक के क्षेत्र में 2 सिटी हैं आपका, वाराणसी और चेन्नई। फिल्म सिटी में एक ही है मुंबई, क्राफ्ट में जयपुर और गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद। तो ये रहे आपके पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो देख ही रहे आजकल आप नीति आयोग कितने सारी रिपोर्ट निकालता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे एग्जाम की दृष्टि से। ए है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, बी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, सी है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, डी है इंडिया हेल्थ इंडेक्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सही आंसर चुनिए कि कौन सा रिपोर्ट जो है कि नीति आयोग जारी नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये नीति आयोग नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसको जारी करती है। अब बाकी ये 3 जो है कि नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। और देख लेते हैं कि और कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग जारी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो नीति आयोग जारी करती है आपका है SDG इंडिया इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स एंड स्टेट एनर्जी इंडेक्स। ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और जो है कि नीति आयोग इसको जारी करती है। ये अपने दिमाग में आप बनाए रखिएगा, बार बार पढ़ते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जैसा हमने कहा था नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है कि इसको जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या HRD मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, 2015 से इसको रिलीज करती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया गया है। पहला आपका है
है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। थर्ड है सहकारी समितियों का गठन। फोर्थ है पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करना। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको बताने आपके विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 सभी। इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कौन सा जो है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 4। तीसरा नहीं दोस्तों, जो सहकारी समिति का गठन किया गया था इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको जो कि ऐड किया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, देखते हैं और क्या है इसमें 42वें। ये देखो लक्ष्मीकांत की बुक से मैंने आपको उठा कर दिया है, एक क्वेश्चन लिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 नए नीति 4 तत्व को ऐड किया गया था। कौन कौन से? पहला आपका है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 में। सेकेंड है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना, ये भी आपका है। और एक और जो ऐड किया गया था वो है पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 4 जो है आपको 4 नीति निर्देशक तत्व जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। और आप देख सकते हैं आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत जो कि शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कृषकों की बस्तियां ऊर के रूप में जाने जाते थे। नाडू गांव का समूह था जो अक्सर करों का संग्रह करता था। मूवेड वेलन उच्च जातियों को दी गई एक पदवी थी जो पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काम करता था। 3 स्टेटमेंट है आपको, इसमें से आपको सही विकल्प ही चुनना है। ऑप्शन आपका है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी सभी। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सही आंसर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। पहला सही है कृषकों की बस्तियां को ऊर के रूप में जानते थे। नाडू गांव का समूह होता था जो अक्सर करों का संग्रह करता था, ये भी सही है। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि जो मूवेड वेलन था ना, इसको वेलन भी कहा जाता था। ये एक तरह से कृषक होते थे जिन्होंने 3 राजाओं की सेवा की होती है और उन्हें अरयार जैसी प्रमुख पदवी धारण करते थे ये राजाओं की सभा में। इनको मतलब ये 3 राजाओं की सेवा, ये ऐसे कृषक थे जो 3 राजाओं की सेवा करते थे और इनको एक प्रमुख पदवी दे दी जाती थी। ठीक है, ये कोई मतलब पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए काम नहीं करते थे। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो आपका होगा केवल 1 और 2, थर्ड वाला गलत है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष द्वारा लिखित नागरांदम, ये यहाँ पे ड के जगह पर अड़ होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। नागरांदम किस विषय के बारे में है, ये आपको बताना है। हर्ष ने एक नागरांदम रचना की है, पूछा किससे संबंधित है। एक बोधिसत्व की कहानी है। बी हर्ष साम्राज्य में सामाजिक न्याय का लेखा जोखा है। सी एक सम्राट के प्रेम कहानी है। डी हर्ष के विजय का वर्णन है। तो आप अपना सही उत्तर चुनिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, यह एक बोधिसत्व की कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अथवा से भारत में मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट है। मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट। आपके स्टेटमेंट है 1 जमा प्रमाण पत्र, सेकेंड वाणिज्यिक विपत्र, थर्ड सरकारी प्रतिभूतियाँ जिसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, फोर्थ आपका है ट्रेजरी बिल। तो आप इन चारों में से आपका ऑप्शन है सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, 4 मतलब 1 को छोड़कर सभी, ऑप्शन सी है 1, 2, 4 मतलब 3 को छोड़कर सभी, ऑप्शन डी है सभी। ध्यान से आप अपने स्टेटमेंट को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे देखो 3 वाला गलत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि मनी मार्केट में नहीं आता है, ये कैपिटल मार्केट में आता है। और ये जो है जमा प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ये जो है कि आपका मनी मार्केट में ही आता है। तो थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 4 भी है। तो ये सबसे सूटेबल जो आपका सी वाला आंसर है, 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा WTO के नैरोबी पैकेज का भाग है। नैरोबी पैकेज दोस्तों 2010 में साइन हुआ था। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नैरोबी पैकेज के भाग है। विकसित देशों द्वारा कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन। सेकेंड है आपका औषध या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पेटेंट के एवरग्रीनिंग का निषेध, कि आप पेटेंट को एवरग्रीनिंग मतलब हमेशा के लिए नहीं रखा जाएगा। चयनित IT उत्पादों पर प्रशुल्कों का उन्मूलन करते हुए WTO के सदस्यों के बाज़ारों तक शुल्क मुक्त पहुंच, मतलब जो भी IT उत्पाद बनेंगे उन पे आप जो भी प्रशुल्क नहीं लगाएंगे उनका उन्मूलन करेंगे, ताकि ये जो IT उत्पाद है कि इनको शुल्क मुक्त बाज़ारों तक पहुंचाया जाए। ये 3 स्टेटमेंट करें, क्या ये तीनों स्टेटमेंट जो कि WTO के नैरोबी पैकेज का भाग है, ये पूछा आपसे। आपके सही विकल्प को चयन करना है। आपका ऑप्शन है ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 दोनों, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये सभी है, अर्थात जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा वो सही है। नैरोबी पैकेज के तहत ही आपका विकसित देशों द्वारा कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को हटाया गया था, और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो कि पेटेंट के एवरग्रीनिंग को ख़त्म किया गया था, कि एवरग्रीनिंग नहीं होगा भैया, आपका होगा 10 साल 15 साल के लिए होगा, लेकिन परमानेंट आप नहीं कर सकते अपने इसको पेटेंट को। और चयनित IT उत्पाद पर प्रशुल्क को हटा दिया गया था। और ये दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, ये पिक्चर आपको सब कुछ बयां कर रही होगी कि आज के हमारे देश की जो हालात है वो डॉक्टरों के ही हाथ में हमारा देश इस समय सुरक्षित है। तो बी रिस्पेक्ट डॉक्टर को, सलाम है ऐसे डॉक्टरों को। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।